वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन थेरेपी का पार्ट 4। अभी तक हम 3 लेक्चर ऑक्सीजन थेरेपी में पढ़ चुके हैं बहुत ही अच्छे से। अगर किसी भी स्टूडेंट को 3 लेक्चर में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो आज का जो हमारा पार्ट 4 है ऑक्सीजन थेरेपी का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सी पैप और बाई पैप को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सी पैप का इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बाईपैप पढ़ेंगे, बाईपैप का डिसएडवांटेजेस और उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन क्या है। एंड हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेंडर की जो कलर कोडिंग होती है, अलग जो भी हमारा मेडिकल सेटिंग में या हॉस्पिटल सेटिंग्स में अलग अलग जो गैसेज यूज होती हैं, जैसे एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर सक्शन के लिए जो गैस हम वहाँ पे यूज करते हैं, उनके लिए वहाँ पे क्या क्या कलर कोडिंग होती है सिलेंडर के लिए। दूसरा हमारा जो वॉल माउंटेड होता है, जो कि बेड साइड वॉल माउंटेड हमारा होता है, उसकी कलर कोडिंग क्या होती है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी लेक्चर में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। तो ये हमारा क्या है, नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में हमारी दो चीजें यहाँ पे थी जो हमने पहले भी पढ़ी थी। एक था सी पैप, दूसरा था हमारा बाई पैप। सी पैप हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सी पैप की फुल फॉर्म क्या है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। सेकंड हमारा क्या है, बाई पैप। बाई पैप का मतलब है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो चलिए इसको अच्छे से डिटेल में हम यहाँ पे देखते हैं। सी पैप को सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सी पैप क्या होता है। सी पैप में हमारे 2 टाइप्स के डिवाइस रहते हैं। सबसे पहले इसमें हमारा रहता है आई पैप और सेकंड हमारा रहता है ई पैप। आई पैप एंड ई पैप। आई पैप हमारा क्या होता है, इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर होता है, जो कि ड्यूरिंग ब्रीद इन, जब हम क्या कर रहे हैं, ब्रीद इन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो सी पैप के थ्रू प्रेशर लगेगा, मतलब उसको इनहांस करेगा, किसको, ब्रीदिंग को, इंस्पिरेशन को इनहांस करेगा सी पैप हमारा। तो सी पैप जो हमारा सी पैप में जो हमारा आई पैप डिवाइस है वो क्या करेगा, जिस टाइम पे पेशेंट क्या करेगा, इनहेल करेगा, तो ये उस टाइम पे क्या करेगा, पॉजिटिव प्रेशर प्रोवाइड कराएगा। सेकंड हमारा क्या है, ई पैप। ई पैप क्या हमारा, एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर का मतलब है कि ड्यूरिंग ब्रीद आउट, जब भी पेशेंट क्या करेगा, ब्रीद आउट करेगा, एक्सेल करेगा, तो उस टाइम पे क्या करेगा, ये पॉजिटिव प्रेशर वहां पे प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि हमारे जो एल्वोलाई हैं वो कोलैप्स ना हो और पेशेंट अपना नॉर्मली एक्सेल कर पाए। देन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ई पैप। ई पैप रेस्पॉन्सिबल फॉर पीप। जो भी हमारा वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर में जो हमारी पीप साउंड आती है, क्या आती है, पीप साउंड आती है। वो कब आती है, जब भी पेशेंट क्या करता है, एक्सपीरेशन करता है। तो पीप साउंड का मतलब होता है पॉजिटिव एंड रेस्पिरेटरी प्रेशर। अगर ये हमें वहाँ पे वेंटिलेटर में पीप साउंड सुनाई दे रही है तो इट मीन्स क्या है कि वहाँ पे जो एक्सपिरेशन है वो नॉर्मल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर पीप साउंड वहाँ पे आ रही है, इट मीन्स कि जो पेशेंट है उसको जो एक्सपिरेशन है वो नॉर्मल है, वहाँ पे एल्वोलाई सेफ है, वहाँ पे एल्वोलाई कोलैप्स नहीं हुए। देन उसके बाद हमारा सी पैप और आई पैप और ई पैप, ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं, सेमी चीज होती है। तीनों ही हमारे क्या है, सेमी चीज है। आई पैप क्या है, इंस्पिरेशन के टाइम पे जो प्रेशर लगता है, और ई पैप क्या है, एक्सपिरेशन के टाइम पे जो प्रेशर लगता है। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, सी पैप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। देन उसके बाद हम सी पैप को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। सी पैप क्या है, इज अ नॉन इन्वेजिव। क्या है ये, नॉन इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव का मतलब ये है कि वहां पे कोई भी इंसिजन नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, जब लास्ट स्टेज में पेशेंट को हम कट लगाते हैं 2 to 3rd ट्रैकियल रिंग के बीच में, जिससे हम क्या करते हैं, एंडोट्रैकियल ट्यूब यहाँ पे डालते हैं और वेंटिलेटर से उसको कनेक्ट कर देते हैं, जब भी पेशेंट का अपर एयरवे में हमें कोई प्रॉब्लम लगती है। देन यहाँ पे क्या है, नॉन इन्वेजिव। ये क्या है, नॉन इन्वेजिव, यहाँ पे कोई भी इंसिजन नहीं लगेगा। देन इसके बाद इसमें क्या है, हम कंटिन्यूअस पॉजिटिव प्रेशर यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि हेल्प करता है, इट हेल्प टू ओपन एयरवे। जो हमारा एयरवे है उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो उसको ओपन रखने में हेल्प करता है हमारा सी पैप। देन आगे देखते हैं हम इसमें क्या है, नेक्स्ट डिलीवर करता है कांस्टेंट एयर। सी पैप क्या करता है, कांस्टेंट एयर को प्रोवाइड करेगा, कांस्टेंट एयर प्रेशर को वहां पे क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा।
जिसको हम मेजर करते हैं इसमें सेंटीमीटर H2O में। हमेशा ध्यान रखना, सी पैप से जो भी हम एयर पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हमें उसको मेजर करना है कि कितनी एयर वहां पे जा रही है, तो उसको हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर H2O में थ्रू मास्क। मास्क के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या है, कीप एल्वोलाई ओपन। जो हमारा सी पैप है ये क्या करता है, एल्वोलाई को ओपन करके रखता है। देन इम्प्रूव गैस एक्सचेंज, और गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस चल रहा है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। एंड ऑक्सीजनेशन, जो भी हमारा ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करता है। देन उसके बाद हम देखते हैं इसमें सी पैप के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ सी पैप। सी पैप के कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आती है मशीन। सी पैप मशीन से वेंटिलेटर से कनेक्ट होगी, जो कि क्या करेगा, जनरेट करेगा एयर फ्लो। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारी इसमें होती है ट्यूबिंग। ट्यूबिंग क्या होती है, जो कनेक्ट रहती है मशीन से और मास्क से। मतलब जो हमारी मशीन है, मशीन से वो ट्यूब कनेक्ट होगी, उसके थ्रू क्या आएगी, एयर आएगी प्रेशर के थ्रू, और फिर जो हमारा पेशेंट को मास्क लगा हुआ है उससे कनेक्ट हो जाएगी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, मास्क और नेजल प्रोंज। यहाँ पे मास्क भी यूज कर सकते हैं और नेजल प्रोंज भी यूज कर सकते हैं, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। जिस जिससे हम क्या करेंगे, पेशेंट को डिलीवर करेंगे एयर। देन उसके बाद हमारा क्या है, जो हमारा सी पैप होता है ना, उसमें ह्यूमिडिफायर भी लगा हो सकता है। ह्यूमिडिफायर क्या करता है, ये ऐड करता है मॉइस्चर को टू प्रिवेंट ड्राइनेस। जो भी हमारी म्यूकोजल है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है ड्राइनेस से। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ह्यूमिडिफायर ये बहुत ही अच्छा डिवाइस होता है हमारा, जो कि जो हमारी एयर है जो जा रही है उसको क्या करता है, मॉइस्ट करता है, ताकि जो हमारा पूरा एयरवे है वो ड्राई ना हो। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ सी पैप। सी पैप के इंडिकेशन क्या है, मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हमें सी पैप यूज करना है। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन है एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगर किसी पेशेंट को क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, तो तब हम क्या करेंगे, सी पैप का यूज करेंगे। सेकंड हमारी क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, सी पैप का यूज करते हैं। थर्ड है हमारी पल्मोनरी एडिमा। अगर पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन है तो तब भी हम सी पैप यूज करते हैं। ये हमारी तीन कंडीशन हो गई, इनमें तो हमें यूज करना ही करना है। देन उसके आगे चलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कंडीशन में हम क्या करते हैं, सी पैप यूज करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क यहाँ पे हम कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे भी इसमें आने वाला है। इसमें बहुत सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है। स्लीप से ध्यान रखना है, और एपनिया, दो चीजें हैं, स्लीप एंड एपनिया। एपनिया का मतलब होता है टेम्परेरी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। एपनिया का मतलब होता है टेम्परेरी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, और स्लीप का मतलब होता है सोते टाइम। जब भी हमारा पेशेंट है वो सो रहा होगा तो उसको क्या होगा, एपनिया के एपिसोड आएंगे। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हमारा क्या होता है, एपिसोड ऑफ एपनिया मोर देन या 5, मतलब 5 या 5 से ज्यादा, विच लास्ट फॉर 10 सेकेंड, जो कि 10 सेकेंड के लिए आ रहा है, विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर 10 सेकेंड के लिए। अगर यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 से ज्यादा एपिसोड आ रहे हैं किसके, एपनिया के, ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब पेशेंट सो रहा है, वाइल पेशेंट इज स्लीपिंग, जब पेशेंट अपनी स्लीपिंग कंडीशन में है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी पैप का यूज करते हैं इस कंडीशन में। ये हो सकता है किसी भी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। देन उसके बाद हमारा आता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी। सीओपीडी की कंडीशन में हम सी पैप को यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर किसी न्यूनेट में क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, वहां पे यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, पोस्ट एक्सुवेशन सपोर्ट। अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को इंसिजन लगा के, और वहां पे इंट्यूबेट करके ट्रैकियोस्टोमी में ट्यूब डालते हैं। तो इसी की बात यहाँ पे हो रही है, पोस्ट एक्सट्यूबेशन सपोर्ट। मान लो हमने इंट्यूबेशन करके पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड किया था बाहर से, वेंटिलेटर से, बट पेशेंट क्या हो गया, रिकवर हो गया, अब वो नॉर्मल कंडीशन में आ चुका है, अब हमें वहां पे ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा है पोस्ट एक्सट्यूबेशन, हमने उस ट्यूब को हटा दिया। अब उस ट्यूब को हटा दिया है तो हमने क्या करना है, उसको वेंटिलेटर से कनेक्ट तो रखना ही है, क्योंकि डायरेक्टली हम एकदम से उसको ऑक्सीजन से नहीं हटा सकते हैं पेशेंट को। तो हम वहां पे सी पैप का यूज करेंगे उस कंडीशन में भी। देन आगे है हमारा एपिस्टेक्सिस एंड नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है हमारा नोज ब्लीडिंग। अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो नोज में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। सेकंड हमारा
नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है मतलब ब्लीडिंग नहीं है, और नॉर्मल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, तो उसका मतलब भी क्या है, हम वहाँ पे सी पैप यूज करेंगे उस कंडीशन में भी। देन रिसेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है कोई अभी थोड़े दिन पहले ही, कुछ टाइम पहले, तो वहाँ पे भी हम सी पैप का यूज करेंगे। देन लास्ट पॉइंट इसमें हमारा है सी पैप में इंडिकेशन में, इट कैन बी यूज स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग पेशेंट। देखो कोई पेशेंट है एडमिट हुआ हॉस्पिटल के अंदर, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग नहीं है उसके अंदर, मतलब वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो वहां पे भी हम सी पैप का यूज कर सकते हैं। देन आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सी पैप। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब ये है कि सी पैप को किस कंडीशन में यूज नहीं करना है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हमें सी पैप को यूज नहीं करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या है, एपनिया। एपनिया क्या है, टेम्परेरी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, जो हमने पहले पढ़ा था, हमने तो स्लीप एपनिया पढ़ा था, स्लीप एपनिया में तो यूज करना है। लेकिन अगर जिस टाइम पे पेशेंट जाग रहा है, अब एक है, उस टाइम पे हमें अगर एपनिया के एपिसोड आ रहे हैं तो वहां पे सीपैप का यूज नहीं करना। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनकॉन्शियस पेशेंट, कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस है वहां पे भी हमें सीपैप का यूज नहीं करना, या कोई पेशेंट है वो अनकोऑपरेटिव है, वो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है सीपैप के साथ, तो तब भी हमें यहाँ पे क्या नहीं करना है, सीपैप को यूज नहीं करना है। उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीपैप को हम यूज नहीं करते हैं कोई भी फेशियल ट्रोमा, ठीक है, फेशियल बर्न, फेशियल ट्रोमा, फेशियल बर्न, एडिमा, रिसेंट फेशियल सर्जरी अगर कोई हुई है तो उस कंडीशन में हमें सीपैप का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। उस कंडीशन में हमारी क्या की जाती है, एंडोट्रैकियल ट्यूब का ही यूज किया जाता है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी अरेस्ट और एपनिया। मतलब क्या हो रखा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया, मतलब एपनिया की कंडीशन है वहां पे, मतलब कि ब्रीदिंग कंप्लीटली रिमूव हो चुकी है, ब्रीदिंग नहीं कर रहा है पेशेंट, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें क्या नहीं करना, सी पैप का यूज नहीं करना। एपनिया मैंने आपको यहाँ पे भी बताया सी पैप यूज नहीं करना है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा हाइपो वेंटिलेशन, मतलब पेशेंट को क्या हो रखा है, हाइपो वेंटिलेशन है, पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की डिमांड है, तो उस कंडीशन में भी हमें सी पैप यूज नहीं करना है। देन आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्लस्ट्रोफोबिया और एंजाइटी। देखो अगर पेशेंट को क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब यही है कि पेशेंट को उस चीज से इरिटेशन हो रही है सी पैप से, तो पेशेंट में नॉट टॉलरेट द मास्क, पेशेंट मास्क के साथ टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा है, कंफर्ट ही नहीं है उसको बिल्कुल भी, उसको एंजाइटी हो रही है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, तो उस कंडीशन में भी सी पैप का यूज वहां पे नहीं करना है। देन पेशेंट को क्या हो रहा है, अगेन एंड अगेन बार बार उसको वोमिटिंग की शिकायत है, अब हम बार बार वहाँ पे सी पैप लगा देते हैं, बार बार वो खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी हमें सी पैप का यूज नहीं करना है। देन उसके बाद हमारा आता है सीवियर हाइपोटेंशन एंड स्ट्रोक। देखो हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी लो होना, और स्ट्रोक से समझो हाइपोवोलेमिक शॉक, अगर ब्लड की कमी हो गई बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक लगेगा और हाइपोटेंशन होगा, बीपी डाउन जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें सी पैप का यूज नहीं करना है। देन उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सी पैप। सी पैप का क्या फायदा है, क्या क्या बेनिफिट है। सबसे फर्स्ट एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, ये नॉन इन्वेजिव है, इसमें किसी इंसिजन की लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन विदाउट इंट्यूबेशन, सेम पॉइंट वही है, बिना किसी ट्रैकियोस्टमी ट्यूब के, बिना किसी इंट्यूबेशन के हम वहाँ पे ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करा रहे हैं पेशेंट को, तो ये बेनिफिट इसका प्रोवाइड करा सकते हैं, हाई क्वालिटी। देन उसके बाद रिड्यूस वर्क ऑफ ब्रीदिंग, सी पैप क्या करता है, जो ब्रीदिंग के लिए पेशेंट एफर्ट्स लगा रहा है बहुत ज्यादा, उसको ये उस वर्क को क्या करता है, कम करता है सी पैप। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा प्रिवेंट एल्वोलाई कोलैप्स। देखो जो हमारे एल्वोलार होते हैं, एल्वोलाई, उसको कोलैप्स होने से बचाता है कौन, सी पैप, तो ये भी इसका फायदा है सी पैप का। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा यूज इन बोथ हॉस्पिटल एंड होम सेटिंग, सी पैप को हम घर में भी यूज कर सकते हैं और हॉस्पिटल में भी यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल में तो सबको पता है कि यूज कर सकते हैं, सबको ही पता है, लेकिन होम, घर पर हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, घर पर हम तब यूज करते हैं जब कोई भी पेशेंट क्या होता है, वो कई अ, साल के लिए या एक साल के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए या परमानेंटली वो बेड रिडन हो चुका है, मतलब वो बेड रिडन है और उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी है,
मतलब वन साइड पैरालिसिस हो गया मान लो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सी पैप का यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट है, घर पे भी यूज कर सकते हैं, वहां पे कोई ज्यादा फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन उसके बाद डिसएडवांटेजेस एंड कॉम्प्लिकेशन एंड रिस्क ऑफ सी पैप। सबसे पहला क्या है, स्किन इरिटेशन। स्किन इरिटेशन, प्रेशर सोर्स। देखो स्किन में इरिटेशन हो सकती है, अगर लॉन्ग टाइम तक लगा हुआ है स्किन में इरिटेशन हो सकती है। पेशेंट बेड है, ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रेशर सोर क्रिएट हो सकते हैं। देन उसके बाद हमारा है ड्राइनेस ऑफ द नेजल पैसेज। जब ऑक्सीजन लगी हुई है, एयर जा रही है, ड्राई एयर जा रही है, उसमें हमने ह्यूमिडिफायर यूज नहीं किया, तो जो नेजल पैसेज है वो क्या हो सकता है, ड्राई हो सकता है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या है इसमें, डिस्कम्फर्ट और क्लस्ट्रोफोबिया। डिसएडवांटेजेस यही है कि इसकी वजह से क्लस्ट्रोफोबिया होता है, पेशेंट को एंजाइटी होती है, इरिटेशन होती है, पेशेंट मास्क के साथ टॉलरेट नहीं कर पाता। देन उसके बाद हमारा क्या है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन फ्रॉम सैलोड एयर। देखो जब भी पेशेंट क्या करेगा, जो एयर है उसको निगल लेगा, डकार लेगा, सेलो कर लेगा अंदर स्टमक के अंदर, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक डिस्टेंशन वहां पे देखने को मिलेगा, ये इसका नुकसान है। ठीक है, डिसएडवांटेज है इसका। देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनस डिस्कम्फर्ट। देखो साइनस डिस्कम्फर्ट क्या होता है, किसी भी पेशेंट को हम ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, तो जब हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं, उसकी वजह से, हाई प्रेशर की वजह से उसको हेडेक हो सकता है, उसकी चिक्स में पेन हो सकता है। ठीक है, देन उसके जो नेजल का जो पूरा ये साइड है, यहाँ पे उसको पेन फील हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है अंदर। तो ये होता है हमारा साइनस डिस्कम्फर्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सी पैप की कंडीशन में एक डिसएडवांटेजेस है कि पेशेंट में देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नर्सिंग कंसिडरेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरी नर्सिंग स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि सी पैप का नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है। मान लो सी पैप हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या हमें वहाँ पे ध्यान रखना है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की। तो फर्स्ट है हमारा मॉनिटर वायरल साइन। देखो ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, तो वायरल साइन को मॉनिटर करना है, कोई ऑक्सीजन की वजह से इन्फेक्शन न हो जाए। देन नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन, SpO2। ऑक्सीजन तो डिलीवर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वहां पे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का सेचुरेशन हमें वहां पे पता होना चाहिए कि कितना है, हमें वहां पे 96 है, 95 है, कितना है, वो मॉनिटर करना है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या है, इंश्योर करना है मास्क फिटिंग एंड प्रिवेंट एयर लीक्स। देखो जो मास्क हमारा लगा है, नर्स को उसका ध्यान रखना है कि वो फिटिंग में रहे, वहां से एयर लीकेज ना हो बिल्कुल भी। थर्ड पॉइंट हमारा इंकरेज करना है पेशेंट को कंप्लायंसेस, मास्क, कंफर्ट, रिड्यूस एंजाइटी। देखो हेल्थ एजुकेशन देनी है पेशेंट को, उसको क्या करना है, उसको समझाना है, एजुकेट करना है, उसको बताना है सी पैप के बारे में, मास्क के बारे में, उसको क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, ताकि उसको एंजाइटी ना हो, वो ज़्यादा ना सोचे। ये सारी चीज़ें करनी है हमें यहाँ पे। देन उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हमें क्या करना है, नर्स को मेंटेन करना है ह्यूमिडिफिकेशन टू अवॉइड ड्राइंग म्यूकोजा। ह्यूमिडिफिकेशन को मेंटेन करना है, ह्यूमिडिफायर का यूज करना है, जिससे कि म्यूकोजा क्या ना हो, ड्राई ना हो, जो कि हम पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, मॉनिटर बैरोट्रोमा और गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हाई प्रेशर ऑक्सीजन हम पेशेंट को डिलीवर करते हैं, हाई प्रेशर ऑक्सीजन थेरेपी, सी पैप हो या बाई पैप हो, कुछ भी हो, हमें हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे बैरोट्रोमा हो सकता है। देखो बैरोट्रोमा क्या होता है, टिश्यू एंड सेल में इंजरी होना, किसकी, लंग्स की। जो भी हमारे लंग्स हैं, उसकी जो सेल्स हैं, उसके जो टिश्यूज हैं, उसमें इंजरी होने को ही हम क्या बोलते हैं, बैरोट्रोमा बोलते हैं। तो ये भी एक नर्स को मॉनिटर करना है कि वहां पे उसके लंग्स में कोई इंजरी तो नहीं है। देन उसके बाद गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, मैंने आपको बताया, पेशेंट क्या कर लेता है, सेलो कर देता है किसको, एयर को, और वो स्टमक में चली जाती है, जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होता है। तो यहाँ तक हमने बहुत अच्छे से सी पैप के बारे में सब चीजें अच्छे से डिटेल में देख ली हैं। अब हम आगे चलते हैं बाई पैप। बाई पैप का मतलब होता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। देन हम यहाँ पे इसमें थोड़ा डिफरेंस देखेंगे ताकि हमें चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। सी पैप और बाई पैप के बारे में कुछ थोड़ा डिफरेंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सी पैप के बारे में। सी पैप में हमारा आई पैप ई पैप के बराबर होता है, मतलब आई पैप और ई पैप दोनों सेम होते हैं। आई पैप मतलब इंस्पिरेशन को इन्हांस करता है, सी पैप मतलब बेनिफिशियल होता है एक्सपीरेशन में, एक्सपीरेशन को इन्हांस करता है।
देन उसके बाद हम इधर देखते हैं दूसरी साइड, आई पैप एंड ई पैप, किसमें, बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर में। तो इसमें हमें हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो हमारा इंस्पिरेशन होता है आई पैप, वो क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है एज कंपेरिजन टू ई पैप, वो ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, एल्वोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। ये क्या करता है, कीप द एल्वोलाई ओपन। आई पैप बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर में आई पैप एल्वोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है और एल्वोलाई को ओपन करके रखता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन उसके बाद ई पैप क्या होता है, ये लो होता है। ये भी क्या करता है, एल्वोलाई को ओपन ही रखता है ये भी, लेकिन ये उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है जितना ज़्यादा है ये आई पैप। तो जो हमारा ई पैप है ये क्या करता है, फॉर इजी एक्सेलेशन के प्रोसेस को करता है, हमारा इजी करता है। जो एक्सेलेशन पेशेंट कर रहा है उसमें उसको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। देन सी पैप, सी पैप को हम हाइपोक्सिमिक कंडीशन में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे, एक एक पॉइंट को, कि हमें यहाँ पे देखना है कि सी पैप की कंडीशन में और बाई पैप की कंडीशन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम सेम यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब फर्स्ट पॉइंट हमारा हाइपोक्सीमिया, तो हाइपोक्सीमिया की कंडीशन में सी पैप भी यूज कर सकते हैं और बाई पैप भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, तो ये अलग पॉइंट है हमारा। हमें क्या करना है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया में क्या करना है, सी पैप यूज करना है। और इधर हमारा क्या है, हाइपर कैप्निया एंड सीओपीडी की कंडीशन में हमें क्या करना है, बाई लेवल पॉजिटिव एयर प्रेशर को यूज करना है, बी बाई पैप को। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, इन दोनों में ही ये डिफरेंट है, बाकी सब क्या है यहाँ पे सेम है, ठीक है, दोनों में ही। मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इधर भी क्या है, बाई पैप में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन में यूज करेंगे। देन सेकंड पॉइंट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में सी पैप भी यूज कर सकते हैं और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में बाई पैप भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन में हम सी पैप भी यूज कर सकते हैं और बाई पैप भी यूज कर सकते हैं। बस एक ही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, वो ये रखना है याद कि कभी भी किसी पेशेंट में ड्यूरिंग स्लीपिंग उसको एप्निया के एपिसोड आ रहे हैं, 1 घंटे के अंदर उसको 5 एपिसोड आ चुके हैं और एक एपिसोड की जो टाइमिंग रहती है वो 10 सेकंड तक रहती है, इट मीन्स कि वहाँ पे सी पैप का यूज करना है, सिंपल। देन उसके बाद हमारा आता है सीओपीडी। अगर पेशेंट सीओपीडी का है तो बिना सोचे बिना समझे वहाँ पे बाई पैप यूज करना है। सीओपीडी की कंडीशन में हाइपर कैप्निया होता है, मतलब ब्लड स्ट्रीम, हाइपर कैप्निया का मतलब क्या होता है, हाइपर कैप्निया का मतलब होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। देन उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम हाइपर कैप्निया के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे और देख लेते हैं। देखो हाइपर कैप्निया की कंडीशन में क्या होता है, पीएच, ये हमारा हाइपर कैप्निया ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, पीएच क्या हो जाता है, लो हो जाता है। देखो 7 हमारा क्या है, नॉर्मल है, उदासीन। इससे कम होगा तो एसिडिक और इससे ज्यादा होगा तो बेसिक। यहाँ पे इसने बोला है कि पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है और प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, सीओपीडी या हाइपर कैप्निया की कंडीशन क्या है, इंक्रीज प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम के अंदर CO2 का प्रेशर बढ़ चुका है। तो जब CO2 का प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया और पीएच भी लो हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, इस कंडीशन को हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आगे हम चलते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ सी पैप एंड बाई पैप। बाई पैप और सी पैप के हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो टाइप्स है वो है नेजल मास्क। नेजल मास्क हमारा इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। देन यहाँ पे देखना है एडवांटेजेस ऑफ नेजल मास्क। सबसे पहले जो हमारा नेजल मास्क है वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, नॉर्मल नोज से हमें कनेक्ट करना है और पीछे में यहाँ पे हुक लगा के बंद कर देना है, सिंपल, उससे पेशेंट को ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो नेजल मास्क बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। दूसरी चीज, यहाँ पे माउथ तो ओपन ही है। अबे अब यहाँ पे देखो ना, माउथ तो ओपन है ना ये, तो पेशेंट को किसी से, अटेंडेंट से, अपने फैमिली वालों से किसी से बात करनी तो उसको कोई दिक्कत नहीं, वो नॉर्मली बातचीत कर सकता है। सेकंड पॉइंट, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, उसको खाना खाना है, पानी पीना है, वो भी क्या कर सकता है, नॉर्मल कर सकता है, उसके प्रोसेस में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका एडवांटेजेस है किसका, नेजल मास्क का। देन इसका हम यहाँ पे देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस यहाँ पे क्या हो सकता है नेजल मास्क का, सबसे पहला क्या है,
नेजल म्यूकोजा को क्या करता है, ड्राई करता है। देखो नोज से अगर जा रहा है एयर तो नेजल को ही ड्राई करेगा अंदर से। सेकंड पॉइंट क्या है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बैरोट्रोमा मैंने बताया। लंग्स में क्या हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है, वहाँ पे सेल्स में डैमेज हो सकती है, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, ऑर्गन डैमेज हो सकता है। देन लीकेज ऑफ एयर, यहाँ से एयर लीक हो सकती है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है नेजल मास्क का। आगे चलते हैं हम, ओरो नेजल मास्क। ओरो नेजल मास्क, ओरो से मीन्स माउथ एंड नोज, दोनों का ही मास्क रहेगा, वो दोनों कनेक्टेड। तो ये हमारा यहाँ पे है बहुत अच्छा एग्जाम्पल। ओरोनेजल मास्क का बेनिफिट ये है कि ये टाइट फिटिंग मास्क होता है, ठीक है, इसमें लीकेज वगैरह नहीं होती, लीकेज की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है। अब देखो इसका ओरोनेजल मास्क का नॉर्मल अगर हम बोले डिसएडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले तो यही है कि देखो ओरो मीन्स माउथ, इसमें माउथ कवर हो गया तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा। पेशेंट क्या नहीं कर पाएगा, नॉर्मल जो उसका ईटिंग एंड ड्रिंकिंग का जो प्रोसेस है उसको वो अच्छे से वहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही याद रखो कि अनकंफर्टेबल होगा पेशेंट। देन सेकंड पॉइंट यहाँ पे याद रखो, इंटरफेयर विद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग प्रोसेस, ईटिंग और ड्रिंकिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। देन उसके बाद एस्फाइक्सिया हो सकता है और एस्पिरेशन। एस्फाइक्सिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की टू द ब्रेन, ब्रेन में क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है इस कंडीशन में। देन उसके बाद पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, ये वाली कंडीशन, ये इसका डिसएडवांटेजेस है इसका, ओरोनेजल मास्क का। देन आगे चलते हैं हम, नेजल पिलो। तो नेजल पिलो को हम यहाँ पे अच्छे से ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पे नेजल पिलो है, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना जो नेजल पिलो होता है वो हमेशा सी पैप में ही होता है, सी पैप में ही हम उसको यूज कर सकते हैं नेजल पिलो को, सी पैप में, सी पैप वाली मशीन में। देन नेजल पिलो का ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ध्यान रखना है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कंडीशन में हम यूज करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कंडीशन में हमने अभी पीछे पढ़ा कि यहाँ पे सी पैप ही यूज करेंगे हम, और उसमें भी हम क्या करेंगे, नेजल पिलो यूज करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कंडीशन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, फुल फेस मास्क। देखो फुल फेस मास्क आपका ये है हमारा, इसमें क्या है, पूरा फेस कवर हो रखा है पेशेंट का। तो फुल फेस मास्क पे हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक लो फ्लो फुल फेस मास्क होता है, एक हाई फ्लो फुल फेस मास्क होता है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं आगे, कंपैरिजन ऑफ पॉपुलर सीपैप मास्क। सबसे पहले हमने बात करी थी यहाँ पे नेजल नेजल मास्क, उसके बाद हमने बात करी नेजल पिलो, उसके बाद हमने बात करी फुल फेस मास्क। तो नेजल मास्क जो हमारा था वो था नॉर्मल, नॉर्मली हम सीपैप में यूज करते हैं, जिसमें ईटिंग एंड ड्रिंकिंग का प्रोसेस नॉर्मल रहता है, पेशेंट बातचीत भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। देन उसके बाद आता है हमारा नेजल पिलो। नेजल पिलो सिर्फ और सिर्फ सीपैप में हम यूज करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की कंडीशन में। देन उसके बाद आता है हमारा फुल फेस मास्क। फुल फेस मास्क को हम सी पैप बाई पैप में हमारे दोनों में ही अलग अलग हो सकते हैं, और यहाँ पे हमारा लो फ्लो डिवाइस हो सकते हैं और हाई फ्लो डिवाइस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, देखिए आगे का जो भी टॉपिक हमारा ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों, क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी हम एक्सटर्नल पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो दे रहे हैं, वो भी क्या है, एक ड्रग्स है। और कोई भी ड्रग्स का क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो जो हम सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे रहे हैं वो क्या है, उसका भी साइड इफेक्ट यहाँ पे पेशेंट को पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हैजार्ड्स ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन। जब भी कोई पेशेंट ऑक्सीजन इनहेल करता है तो उसके क्या क्या वहाँ पे हैजार्ड्स है, देखो एक एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन प्रोन हो जाएगा, पेशेंट को इन्फेक्शन लग सकता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है फायर। देखो जो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन होती है, वो सपोर्ट करती है किसको, फायर को, कंबशन को क्या करती है, सपोर्ट करती है, और आग को जल्दी से पकड़ लेती है, कैच फायर। देन उसके बाद हमारा इसमें थर्ड पॉइंट, ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा। म्यूकोजा हमारी क्या हो सकती है, ड्राई हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉजिंग इरिटेशन ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा कोज होगा इरिटेशन ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, ड्राइनेस की वजह से। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा लीजिए, फोर्थ पॉइंट पे
फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। अगर किसी पेशेंट को ऑक्सीजन ज़्यादा चलेगी, जितनी उसको चाहिए तो उससे ज़्यादा चलेगी, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की कंडीशन में क्या होगा, इरिटेशन होगी पेशेंट को, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन विच इज सिमिलर टू हाइलिन मेम्ब्रेन। देखो, इसने बोला कि जो भी ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो रही है उसमें क्या हो रहा है, पेशेंट को इरिटेशन होगी, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, और उसने बोला कि वहां पे फॉर्मेशन ऑफ एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि लाइक होगी हाइलिन मेम्ब्रेन के। हाइलिन मेम्ब्रेन जो होती है वो किस कंडीशन में होती है, जो भी हमारे न्यूनेट होते हैं, जिसमें क्या होता है, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन में हमारी हाइलिन मेम्ब्रेन बनती है। हाइलिन मेम्ब्रेन क्या होती है, ये प्रोटीन रिच होती है, फाइबर रिच होती है, और इसमें डेब्रिस होते हैं। डेब्रिस क्या होता है, डेड सेल्स। ये क्या करती है, एल्वोलाई को चारों तरफ से घेर लेती है और एल्वोलाई को कोलेप्स कर देती है। तो यही है यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हाइलिन मेम्ब्रेन जैसी एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, किस कंडीशन में, ऑक्सीजन जब ज्यादा चली जाएगी। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्ट सबस्टर्नल पेन एंड डिस्पनिया। देखो, डिस्पनिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा अगर दे रहे हैं तो उससे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाएगी पेशेंट को, पेशेंट नॉर्मल ब्रीद नहीं कर पाएगा। देन उसके बाद सब एक्सटर्नल एरिया में पेन हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हाई ऑक्सीजन लेवल। देखो, अगर कोई भी पेशेंट लंबे टाइम तक हाई ऑक्सीजन लेवल में रहता है, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन 60% से ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कैन डैमेज, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, लीडिंग टू द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन हो सकती है, एंड इवन रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है उसकी वजह से। देन उसके बाद आता है हमारा, ये जो भी मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई सा भी एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे भी स्टार मार्क्स लगा लीजिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटिलेक्टेसिस, व्हाट इज एटिलेक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस क्या होता है। फर्स्ट है हमारा कोलैप्स द एल्वोलाई। देखो, एटिलेक्सिस का मतलब ये है, जब भी हमारे एल्वोलाई कोलैप्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एटिलेक्टेसिस, उसको एक टर्म दिया गया है एटिलेक्टेसिस। अब एटिलेक्टेसिस देख लेते हैं। इंस्पिरेशन हाई फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ड्यू टू हाई फ्लो ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल। देखो, अगर इंस्पिरेशन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा हाई हाई फ्लो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो उसकी वजह से एल्वोलाई कोलैप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एल्वोलाई कोलैप्स हो सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो सकता है, लंग्स टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, और लॉस ऑफ सरफेक्टेंट हो सकता है। देखो, सरफेक्टेंट की बात हुई यहाँ पे। सरफेक्टेंट क्या होता है, एक डिटर्जेंट लाइक हमारा प्रोडक्ट होता है जो कि एल्वोलाई के अंदर रहता है हमारा, डिटर्जेंट। सेम डिटर्जेंट ही मान लो, जिससे हम कपड़े धुलते हैं, वहां पे झाग बनते हैं, सेम वही डिटर्जेंट हमारे एल्वोलाई के अंदर होता है जो कि झाग बनाता है वहां पे। जिससे क्या होता है, हमारे जो एल्वोलाई है वो हमेशा फूले रहते हैं, वो कभी कोलैप्स नहीं होते। तो सरफेक्टेंट क्या करता है, ये एल्वोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हमेशा ओपन करके रखता है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई फ्लो की वजह से सरफेक्टेंट का लॉस हो सकता है। अब मान लो सरफेक्टेंट का लॉस हो गया, सरफेक्टेंट तो क्या कर रहा था, एल्वोलाई को ओपन करके रख रहा था, सरफेक्टेंट का ही लॉस हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, एल्वोलाई कोलैप्स होंगे, और लंग्स में भी क्या होगी, टिश्यू इंजरी हो जाएगी वहां पे। देन आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब ये वाला पॉइंट है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे तो तुम लगा लो 5 स्टार। क्यों, क्योंकि ये AHN एडल्ट हेल्थ नर्सिंग मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपका ऑप्स एंड गायनी का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हम यहाँ पे फंडामेंटल में इसको पढ़ रहे हैं भी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, रेटिनोपैथी का मतलब ये है कि जो रेटिना है बच्चे की, जो हमारा इन्फेंट यूनिट है, प्री मैच्योर बेबी अभी, उसकी रेटिना में प्रॉब्लम हो चुकी है। देन उसको सेकंड टर्म, एक तो ये लिखा सकता है, दूसरा हमारा रेट्रो लेंटल फाइब्रोप्लेजिया। रेट्रो लेंटल फाइब्रोप्लेजिया का मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी यही है कि वहां पे क्या होगा, रेटिना में कोई डैमेज हो चुका है। तो ये किस में होता है, प्री मैच्योर न्यूबॉर्न में होता है,
प्री मैच्योर न्यूबॉर्न में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, देखो, ड्यू टू ऑक्सीजन एट हाई फ्लो फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। अगर उस न्यूनेट को जो कि प्री मैच्योर है, देखो इसको पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, ध्यान से सुनना है एक एक पॉइंट। जो भी हमारा बेबी होता है, बेबी इन द मीन्स जो फीटस होता है, फीटस मतलब मदर के यूट्रस के अंदर, तो उसका डेवलपमेंट होता है। जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है वो 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल वीक्स तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। देन हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स बन तो जाते हैं पहले ही, लेकिन उनका जो मेचुरेशन है वो स्टार्ट होता है 28 से 34 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज। 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशनल एज में लंग्स का मेचुरेशन स्टार्ट होता है, और कंप्लीट कब होता है? 34 वीक पे, 28 वीक पे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे कहने की बात क्या है? कहने की बात ये है, हमने भी पढ़ा सरफेक्टेंट। क्या पढ़ा हमने भी? सरफेक्टेंट। तो ध्यान रखना। अब एक चीज सुनो, लंग्स का मैच्योरेशन हो रहा है 28 to 34 वीक्स, मतलब सरफेक्टेंट भी तभी बनेगा क्योंकि मैच्योरेशन तभी हो रहा है, तो सरफेक्टेंट भी तभी बनेगा। अब यहाँ पे बात हुई किसकी? प्री मैच्योर बेबी की। अब मान लो 24 वीक्स पे क्या हो गया? डिलीवरी होगी। किसी भी वजह से सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा या डिलीवरी करानी पड़ी, तो ये बच्चा क्या हो गया? प्री मैच्योर। इसमें लंग्स क्या हैं? कोलैप्स हैं। कोलैप्स लंग देखने को मिलेंगे क्योंकि वहां के जो एल्वोलाई है वो फूलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं फूलेंगे? क्योंकि उनमें सरफेक्टेंट ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सरफेक्टेंट नहीं है तो देखो यहाँ पे बाहर से सरफेक्टेंट दिया जाएगा उस कंडीशन में, लेकिन हाई फ्लो ऑक्सीजन भी दिया जाएगा क्योंकि हमको क्या करना है? एल्वोलाई को फुलाना है, ओपन करना है। अब यही इसने कंडीशन बोली कि अगर हम यहाँ पे हाई फ्लो देते हैं प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बच्चे को, इन्फेंट को, प्रीमेच्योर बेबी को, तो ऑक्सीजन थेरेपी यहाँ पे कॉज करेगी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इमेच्योर रेटाइनल ब्लड वेसल्स। देखो, जो भी हमारी रेटाइनल ब्लड वेसल्स है जो कि रेटिना को ब्लड प्रोवाइड करा रही है, न्यूट्रिशन दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है, तो उसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। और वो तो बच्चा पहले ही मैच्योर है, वहां तो पहले ही मैच्योर नहीं है वो ब्लड वेसल्स। अब उसमें वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और हो गया। अब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, तो जो हमारी रेटिना थी उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा जितना उसको चाहिए। अब मान लो उसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, तो उसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो वहाँ की जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, वो डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं इस्चीमिया। इस्चीमिया या यहाँ पे टिश्यू नेक्रोसिस भी बोल सकते हैं इसको। वहाँ के टिश्यू में नेक्रोसिस होने लगेगा। देन जिसकी वजह से उस बच्चे में, उस प्रीमेच्योर बेबी में ब्लाइंडनेस कोज हो जाएगी, वो बच्चा ब्लाइंड हो जाएगा। देन आगे चलते हैं हम। ये वाला पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट में ये आएगा आपका। जैसे एस्फाइक्सिया बोलते हैं। एस्फाइक्सिया क्या है? यूज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। देखो, एस्फाइक्सिया की कंडीशन में यूज करना है ऑक्सीजन सिलेंडर का हमेशा। और यहाँ पे ध्यान रखना है, एस्फाइक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्रेन। अगर ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उस कंडीशन को हम एस्फाइक्सिया बोलेंगे। उस कंडीशन में हमें क्या करना है? यूज करना है ऑक्सीजन सिलेंडर का, फास्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी, क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। अगर ब्रेन 8 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकता है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, जो भी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन होगी उसको यूज कर लेगा। अगर 8 मिनट से ज्यादा होती है तो ब्रेन डेड होना स्टार्ट हो जाता है हमारा। देन उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखना है, यूज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज, सबसे पहले एक नर्स को हमेशा पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज कैसे करते हैं और उसका रख रखाव कैसे करते हैं, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है, कैसे रखना है, वो सब पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टोर करना है कूल प्लेस में, हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर को ठंडे स्थानों में ही रखना है। सेकंड पॉइंट है केप्ट इन मेटल फ्रेम। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप क्या समझते हैं? हमेशा मेटल के फ्रेम में ही रखना है सिलेंडर को। क्यों? क्योंकि हमने अभी एक चीज पढ़ी कि जो ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है? फायर को कैच कर लेती है। अब मान लो एक वार्ड के अंदर 10 बेड हैं,
और 10 बेड के साइड में हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं और ऑक्सीजन थेरेपी वहाँ पे चल रही है। गलती से एक बेड के सिलेंडर में आग लग गई, तो जो बाकी के 9 सिलेंडर हैं उनको हमें वहाँ से इवैक्यूएट करना है बहुत फास्ट। अगर वो मेटल के फ्रेम में होंगे, मेटल के फ्रेम में नीचे पहिए लगे होते हैं, तो उसको बहुत फास्टली वहाँ से हटा के रिमूव कर सकते हैं, इवैक्यूएट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें मेटल के फ्रेम में ही नहीं रखा हुआ है तो हम उसको कैसे उठाएंगे? वहाँ पे काफ़ी हम प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और एक सिलेंडर से आग दूसरे सिलेंडर में भी लग सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन उसके बाद एक जो सिलेंडर होता है वो 2200 पाउंड का होता है, ये हमने पढ़ लिया, और इंडिया में 1000 केजी का सिलेंडर मिलता है। और इससे जो प्रेशर के साथ जो ऑक्सीजन आती है वो आती है हमारी 2200 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के हिसाब से। देन उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर शुड बी यूज विद, देखो जो भी हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं वो दो डिवाइस के साथ यूज किए जाते हैं हमारे। सबसे पहला हमारा रेगुलेटर, एक एक पॉइंट समझेंगे। रेगुलेटर, दूसरा हमारा ह्यूमिडिफायर। देखो जो भी हमारा रेगुलेटर होता है वो हमें सारी चीज़ें रीडिंग बताता है, कितना प्रेशर ऑक्सीजन का आ रहा है, कितना नहीं है, कितना पेशेंट को डिलीवर हो रहा है, वो सारी चीज़ हमारी रेगुलेटर में रहेगी। सेकंड पॉइंट है हमारा ह्यूमिडिफायर। हमने पढ़ा था ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर में हमारा फिल्टर वगैरह लगा रहता है। ह्यूमिडिफायर हमेशा 2/3 फिल होना चाहिए, 2/3, एक तिहाई भाग वहाँ पे फिल रहना चाहिए ह्यूमिडिफायर का। और ह्यूमिडिफायर में जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं, मतलब वाटर, टैप वाटर भी यूज कर सकते हैं, स्टेराइल वाटर भी यूज कर सकते हैं, उसको हर 24 घंटे में चेंज करना है, रिप्लेस करना है, नया पानी वहाँ पे डालना है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से इन्फेक्शन जा सकता है ना पेशेंट को, इसलिए उसको हर 24 घंटे में चेंज करना है। देन आगे हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, यूज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर शुड बी केप्ट। देखो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है ना उसको हमेशा कहाँ पे रखना है, हेड एंड में रखना है, पेशेंट के हेड साइड में रखना है, साइड ऑफ द बेड, पेशेंट के हेड साइड में, साइड ऑफ द बेड रखना है हमेशा, ये चीज ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन वहां पे नो स्मोकिंग का साइन लगाना है। कई बार हॉस्पिटल में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर साइड में रखा था, वहां पे ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को चल रही थी, और पेशेंट वहीं पे बीड़ी जला लेता है, सिगरेट जला लेता है, उसकी वजह से वहां पे आग लग जाती है। तो ये पेशेंट को बहुत ही अच्छे से एजुकेट कर देना है कि आपको जरा सी भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से वहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं वो सब अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, और आप भी। क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि कोई भी एक पेशेंट है वो वहाँ पे सिगरेट जला लेता है या फिर बीड़ी जला लेता है, उसकी वजह से क्या होगा, आग लगेगी, आप भी इधर उधर भागोगे, पेशेंट को भी बचाना है, सारी चीज़ें करनी है। तो बेहतर हो कि प्रिवेंशन पहले ही ले ली जाए। हर एक पेशेंट को एजुकेट कर दो, पेशेंट के अटेंडेंट को एजुकेट कर दो कि ये आग पकड़ सकता है, यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी ऐसी चीज़ यूज नहीं करनी जिससे आग लग जाए यहाँ पे। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हमेशा ध्यान रखना है जितने भी वार्ड के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर यूज हो रहे हैं और जो खाली हो गए हैं, एम्प्टी है, हमेशा उस पर मार्क लगा दो कि ये खाली है, और उनको हटवाते रहो वहाँ से, ताकि हमें पता रहे कि हमारे पास कितने सिलेंडर खाली हैं, कितने हमारे पास भरे हुए हैं। कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में ऐसी सिचुएशन ना बने कि हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, पेशेंट हमारी गलती की वजह से जान से हाथ धो बैठा। तो हमेशा क्या करना है, जितने भी खाली सिलेंडर होते हैं उस पर निशान लगाए, ताकि वहाँ पे पूरा एक फॉर्मेट रहे, और हम पहले ही वहाँ पे ऑर्डर दे सके कि हमें इतने सिलेंडर यहाँ पे और चाहिए एडवांस। देन अवॉइड यूजिंग एनी ग्रेसी एंड ऑयली प्रोडक्ट। सेम वही चीज़ है, देखो जितने भी हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह होते हैं वहाँ पे हमें ऑयली या ग्रीसी प्रोडक्ट बिल्कुल भी यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, देखो ऑक्सीजन जो है वो कैच कर लेती फायर को, और जो ग्रीसी ऑयल वहाँ पे यूज करेंगे वो और ज्यादा उसको भड़काएगा आग को। तो ये इस वजह से वहाँ पे क्या नहीं, ग्रीसी और ऑयली प्रोडक्ट यूज बिल्कुल नहीं करना, ना ही हमें वहाँ पे जरूरत है उस चीज की। देन ये तो हो गया हमारा, देखो सी पैप एंड बाई पैप हमने अभी तक क्लियर कट पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, कलर कोडिंग ऑफ गैस सिलेंडर, जो हमने पहले ही बताया था कि हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ गैस सिलेंडर। इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉल आउटलेट कलर गैस सप्लाई, वॉल आउटलेट पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे USNISO गैस कलर कोड। देखो ISO क्या होता है, यूएस मतलब अमेरिका। दुनिया में अमेरिका का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस। तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी जितने भी वो हॉस्पिटल मेडिकल फैसिलिटी में सिलेंडर गैस वगैरह यूज करते हैं उसकी कलर कोडिंग उनकी खुद की है।
देन उसके बाद हमारा आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या करता है, आईएसओ, जो कि क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है मेडिकल एंड हेल्थ केयर में हमारे जितने भी वहाँ पे मैकेनिकल चीज़ें यूज होती हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह हो गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे यूएसए के अकॉर्डिंग एंड आईएसओ के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मेडिकल गैस। देखो सक्शन में जो हम गैस यूज करते हैं, सक्शन में यूएसए में क्या होगा, हमारा व्हाइट कलर का वहाँ पे सक्शन एपरेटस होगा, या जो हमारी वॉल माउंटेड वहाँ पे वो आएगी सप्लाई सक्शन के लिए, वो क्या होगी, व्हाइट कलर की होगी। सेकंड पॉइंट हमारा इंटरनेशनली हम येलो कलर यूज करते हैं। देन सक्शन के लिए, ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूएसए में ग्रीन कलर यूज किया जाता है, और इंडिया में भी आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रीन कलर के सिलेंडर होते हैं, तो ग्रीन कलर के सिलेंडर भी यूज करते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपने जो देखे होंगे वो व्हाइट कलर के सिलेंडर यहाँ पे देखे होंगे, और व्हाइट कलर की ही वॉल माउंटेड वहाँ पे आउटलेट होती है, जिससे ऑक्सीजन आ रही है वहाँ पे बैक साइड में। सेकंड थर्ड हमारा यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड वर्ल्ड वाइड हो या यूएस हो, वो लाइट ब्लू कलर की होती है, उसका जो गैस सिलेंडर होता है या उसकी जो सप्लाई होती है। देन नेक्स्ट है हमारा मेडिकल एयर। मेडिकल एयर यूएसए में क्या होता है, उसका जो कलर कोडिंग है वो है येलो कलर। देन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का हमारा क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का हमारा मेडिकल एयर का सिलेंडर या आउटलेट रहेगी। देन उसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम एंड साइक्लोप्रोपेन, ये चार गैस जो है ना, ये इंटरनेशनल भी और यूएस में भी इनका जो कलर कोडिंग है वो सेम है। जैसे नाइट्रोजन का क्या है, ब्लैक कलर का ही मिलेगा आपको, कहीं भी चले जाओ ब्लैक कलर ही देखने को मिलेगा नाइट्रोजन। सेकंड पॉइंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सिलेंडर होगा या आउटलेट होगी वो क्या होगी, ग्रे कलर की होगी। देन नेक्स्ट हमारा हीलियम। हीलियम हमें वर्ल्ड वाइड या फिर यूएस में कहीं भी वो ब्राउन कलर का ही देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन का जो सिलेंडर या हमारा आउटलेट होगा या सप्लाई होगी वो ऑरेंज कलर की यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, जो लाफिंग गैस होती है हमारी, वो क्या होती है, फ्रेंच ब्लू या लाइट ब्लू कलर की होती है, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया ऊपर। देन उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, उसको बोलते हैं व्हाइट कलर का, बट वो होता ब्लैक है। मतलब उसकी जो फुल बॉडी होती है वो ब्लैक कलर की होती है, लेकिन उसकी जो नेक होती है, शोल्डर, वो क्या होती है, व्हाइट कलर की होती है ऑक्सीजन सिलेंडर की। तो ये याद रखना है, जब भी आप हॉस्पिटल में जाए या फिर कहीं भी जाए, आपको दिखता है ना कि ये सिलेंडर है, ये ब्लैक कलर का है, लेकिन इसकी जो ऊपर से शोल्डर है वो व्हाइट कलर का है, तो इट मीन्स कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर है। या फिर आउटलेट हो सकते हैं हमारी ब्लैक एंड वाइट, तो वो भी क्या है, ऑक्सीजन के आउटलेट है वहाँ पे। देन उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये तो हमने पढ़ लिया ऊपर, हमने पढ़ लिया यूएस एंड आईएसओ के अकॉर्डिंग कलर कोडिंग क्या है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम इंटरनेशनली या इंडिया में क्या यूज करते हैं, वो देखते हैं हम इंडिया में मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं इंडिया। तो चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे नेक्स्ट। सबसे पहले हमारा मेडिकल गैस जो भी है, सक्शन के लिए जो गैस यूज कर रहे हैं वो उसकी जो वॉल आउटलेट होगी हॉस्पिटल में वो होगी येलो कलर की, ठीक है। देन सिलेंडर जो होगा वो येलो कलर का होगा, या उसकी जो ट्यूबिंग है, सिलेंडर हो सकता है या फिर उसको सक्शन एपरेटस बोलते हैं मोस्ट कॉमनली, सक्शन एपरेटस, जो कि प्रेशर जनरेट करता है। तो येलो कलर की ट्यूबिंग वहाँ पे हो सकती है उसकी देखने के लिए। देन उसके बाद ऑक्सीजन का जो आउटलेट होती है या ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। वॉल आउटलेट जो होगी वो व्हाइट कलर की होगी। देन अगर सिलेंडर होगा तो उसका मैंने बताया शोल्डर जो होता है वो व्हाइट होता है, और बॉडी उसकी क्या होती है, ब्लैक होती है ऑक्सीजन की। देन उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये मैंने अभी बता दिया, फ्रेंच ब्लू या फिर लाइट ब्लू कलर की रहती है वर्ल्ड वाइड या यूएस में हर जगह पे। इसकी वॉल आउटलेट भी और सिलेंडर भी क्या होगा, फ्रेंच ब्लू कलर का ही होगा नाइट्रस ऑक्साइड का। देन उसके बाद आती है हमारी मेडिकल एयर। मेडिकल एयर में आपको याद रखना है ब्लैक एंड वाइट कलर की हमारी क्या होगी, वॉल आउटलेट होगी। अगर ब्लैक एंड वाइट की आउटलेट है तो वो क्या है, मेडिकल एयर है। और सिलेंडर की अगर बात करें तो उसका जो शोल्डर होगा वो क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा, और इसकी जो बॉडी होगी, नहीं, शोल्डर इसका ब्लैक कलर का ही होगा हमेशा,
और ये वाइट कलर का भी हो सकता है पूरा सिलेंडर। कई बार ऐसे हो सकता है कि शोल्डर वाइट कलर का है, ब्लैक कलर का है, और उसकी जो नीचे का जो सिलेंडर है वो वाइट कलर का है, बॉडी जो उसकी है वो वाइट कलर की है। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या है, ये ब्लैक कलर की होती है। इसकी जो वोल आउटलेट है वो भी ब्लैक कलर की होगी, नाइट्रोजन की, और सिलेंडर भी क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा। देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की हमने बात करी, ये ग्रे कलर की रहेगी। देखो इसकी वोल आउटलेट होगी वो भी ग्रे कलर की होगी, इसका सिलेंडर होगा तो वो भी क्या होगा, ग्रे कलर का ही होगा। देन नेक्स्ट हमारा हीलियम। हीलियम जो गैस है उसकी जो वोल आउटलेट होगी वो भी क्या होगी, ब्राउन कलर की होगी, और जो हमारा सिलेंडर होगा वो भी क्या होगा, ब्राउन कलर का ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन जो है हमारा वो क्या होगा, यहाँ पे ऑरेंज कलर की वॉल आउटलेट होगी और ऑरेंज कलर का यहाँ पे सिलेंडर होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं, और ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी कंप्लीट हो चुका है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकता है ताकि उसको क्लैरिफाई किया जा सके। और नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं कि हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जल्द ही।